नमस्ते। तो एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने कचहरियों के किस्सों के साथ, नई किस्सा गोई के साथ। आज हम बात करेंगे चारा के आगे कैसे बेचारा हो जाता आदमी अगर वो संयम से काम ना ले तो। एक तो चारा के आगे, दूसरे कचहरी के आगे। चारा और कचहरी कैसे मिलकर आदमी को बेचारा करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है। आज मैं पढ़ रहा था कि चारा घोटाले में किन किन मोड़ से ये मामला गुजरा। जिस समय बीच में हम लोग एक दो बार कवर करने भी गए वहाँ, जब फैसला आना था या जब बड़ी सुनवाई थी रांची की अदालत में, तो लालू यादव और जज साहब के बीच में बड़े दिलचस्प बातचीत हुई थी। जज उस समय थे शिवपाल सिंह और विशेष सीबीआई जज। ये मेरे ख्याल से 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला था, जिसमें चाईबासा, रांची, धनबाद, कई जगह से, देवघर, इन सब जगह से रुपयों की अवैध निकासी हुई थी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। जो हिसाब किताब था उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वो हिसाब किताब बिल्कुल ही उल्टा था। पशुओं को ढोने के लिए, उनका चारा ढोने के लिए जिन गाड़ियों के नंबर दिए गए थे वो ट्रकों के नंबर नहीं, स्कूटरों के नंबर थे। लालू यादव जब कोर्ट में पेश होते थे तो उस समय उनका अपना अंदाज, कुछ जज साहब भी हंसी मजाक करते थे। तो उन्होंने जब काफ़ी दिनों बाद पेशी हुई तो जज शिवपाल सिंह जी ने पूछा, कहा लालू जी जेल में कोई दिक्कत नहीं है ना? लालू जी ने कहा ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया जाता है। जो लोग मिलने आता है उन सबसे मिलने नहीं देते हैं जेल के लोग। तो जज साहब ने तपाक से कहा इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाते हैं, ताकि आप सारे लोगों से मुलाकात कर लें। दिक्कत के वो और कोई दिक्कत तो नहीं है? इन्होंने कहा बहुत दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ठंड बहुत लगता है। कोने को तो तबला बजाइए, हाथ पैर में गर्मी रहेगी। इसके बाद एक दिन तो सुनवाई में ऐसा हुआ कि लालू यादव ने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, जेल में जेंट्स के वार्ड में एक किन्नर आ गया है गलती से। तो जज साहब भी हंसने लग गए, कोर्ट में सारे लोग हंसे। उन्होंने कहा किन्नर आ गया, वो परेशान है लोग उससे। तो जज साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके सानिध्य में आ गया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन सुनवाई के, इसमें बड़े रोचक किस्से और सवाल जवाब होते थे। एक दिन लालू यादव ने कहा कि आप लोग जो बहस कर रहे हैं वो सब हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी LLB के डिग्री लिए हुए हैं, LLB हैं। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, किसी दिन दिखाइएगा डिग्री कैसी है आपकी। उन्होंने फिर लगे हाथ सलाह भी दे डाली। उन्होंने लालू यादव से कहा कि लगे हाथ शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए, 2-3 महीने के कोर्स होते हैं, तो आप ऑनलाइन कर लीजिए कोर्स। उससे बाकी कैदियों को प्रेरणा भी मिलेगी और आपको डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा मिलेगा। तो ये सब कर लेना उचित होगा। ये अलग बात है कि लालू यादव को अब जाकर 25 साल से ज़्यादा समय तक ये केस चला और अब जाकर उनको स्वास्थ्य के आधार पर रिहाई मिली है। रिहाई तो स्वास्थ्य के आधार पर मिली है, लेकिन उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स चल रही है और जारी है। तो ये ऐसी बड़ी रोचक बातें कोर्ट में हुई, और ख़ास करके चारा घोटाले में तो हर सुनवाई पे कुछ न कुछ ऐसा घटित होता था। कुछ न कुछ ऐसा होता था कि बहुत सारी भीड़ लालू यादव से मिलने पहुंच जाती थी, इनकी पेशी के समय और पेशी से वापस जेल ले जाते समय। उस समय भी ऐसा ही था। कोर्ट ने जब उनको कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपकी पेशी कराई जाए, तो उस पर भी लालू यादव ने कहा कि अब ठंडे दिमाग से सोचिएगा, हमको यहाँ बुला लेते हैं तो ठीक है, सारे लोगों से मुलाकात भी होगा। आप भी हुजूर कह ही रहे हैं कि हमको इसीलिए बुलाते हैं कि बाकी लोग से मुलाकात हो जाए, क्योंकि जेल में तो ये लोग मिलने ही नहीं देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। आज चूँकि मुहर्रम का दिन है तो उसमें कोर्ट कचहरी अदालत सब बंद हैं, तो हमने सोचा कि इसी तरह के कुछ किस्से आपके साथ शेयर किए जाएं, आपसे इसी मामले पे बात की जाए। एक सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत दिलचस्प मुकदमा आया था, मेरे ख्याल से 2015 का मामला है, जिसमें एक सिख महिला ने सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया कि सिखों के ऊपर जो लतीफ़े, जो चुटकुले, जो हंसी मजाक रहते हैं, उसे बंद करने का ऑर्डर दिया जाए। उन्होंने अपने उस याचिका में बहुत सारे ऐसे चुटकुले, लतीफ़े लिखे। उन्होंने कहा बताइए, इस तरह की चीज़ें नस्ल भेदी, लोगों के भावनाओं को आहत करने वाले हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए। 5000 से ज़्यादा ऐसी वेबसाइट हैं जो सिखों के ऊपर
हंसी मजाक करने वाले चुटकुले बनाती हैं, जिनमें सिखों को बड़ा ही कम बुद्धिमान और बहुत ही मूर्ख जैसा बताया जाता है, जिसके पास जनरल नॉलेज नहीं है। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सिखों ने बड़े देश के लिए बलिदान किए हैं और ये सारी उन्होंने बताया सेना में सबसे ज़्यादा सिख हैं। इसके अलावा आज़ादी के आंदोलन को देखें, बाकी किसी भी फील्ड में देखें, सिखों ने इतने योगदान किए हैं हमारी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने में, लेकिन उनको इस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है, ये सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाने का आदेश दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सब हंसी मजाक की चीज़ें हैं, लोग मनोरंजन की बातें हैं, इसको हल्के में ही लेना चाहिए, इसको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि वो बहुत आहत हैं और उन्होंने इसी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि माय लॉर्ड, इसी वजह से मेरी कई अपने साथियों से लड़ाई भी हुई है, मैंने थप्पड़ तक जड़े हैं लोगों को जिन्होंने सिखों के ऊपर इस तरह के हंसी मजाक वाले चुटकुले सुनाए हैं। और ये भी कहा, याचिका में ये भी लिखा कि 2007 में अनिल अंबानी के ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने एक कोई लतीफ़ा शेयर किया था जिसमें सिखों के ऊपर मजाक बनाया गया था। और उनका ये भी कहना था कि जब मैं लोगों को इस बारे में मना करती हूँ, रोकती हूँ, और ये हरविंदर चौधरी याचिकाकर्ता वकील हैं और उन्होंने ये याचिका दायर की थी, और उनका ये भी कहना था कि वो जब इस मामले में विरोध करते हैं इसका, तो लोग उनको फिर कहते हैं कि सिख है इसलिए इस तरह से विरोध कर रही हैं। और ये फैक्ट इसमें ये भी है कि इस मुकदमे से अलग हटके कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें सिखों पर लतीफ़े लिखे गए हैं और बनाए गए हैं। अब जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, तो उसमें बहुत सारे नए नए तरह के लतीफ़े गढ़े जाते हैं और नित नए लतीफ़े इस टैग के साथ आते हैं कि मार्केट में नया है, जल्दी शेयर करो। हालांकि अब ये प्रवृत्ति कम हो गई है, लेकिन खुशवंत सिंह ने खुद सिखों पर लतीफ़ों की किताबें लिखी हैं और वो कई बार ऐसे बयान दे गए जो सिखों को ही आहत करने वाले हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। तो कोर्ट कचहरी में कई बार ऐसे मुकदमे भी आ जाते हैं जिनको सुनकर हैरत होती है कि ये भी मुकदमों का विषय हो सकता है। इसको लेकर भी कोर्ट में लोग गुहार लगा सकते हैं कि इनसे हमें निजात दिलाई जाए। तो ऐसी बहुत सारे दिलचस्प किस्से, बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं सुनाओ संजय कानो देखी में। और कानो देखी इसलिए कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम कोर्ट कचहरी के अंदर कैमरा लेके जा नहीं सकते। अगर मोबाइल ले भी जाएं कैमरे वाला तो हम वहाँ शूट नहीं कर सकते, शूट कर भी लिया तो हम दिखा नहीं सकते। इसलिए हम कानों देखी पर यकीन करते हैं और जो कानों से हम सुनकर आते हैं वो आपको दिखाते हैं। कोई एक शेर था कि जो मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो जो हम कान से सुन के आते हैं वही नज़ारे आपको हम दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं कार्यक्रम के आखिरी चरण में पिछले कार्यक्रमों को लेकर जो आप दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, जिन्होंने हमें सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर हम अमल भी करते हैं। अब जैसे हमारे कई दर्शकों ने लिखा, प्रबुद्ध दर्शकों ने, कि लोअर कोर्ट की कुछ बातें बताई जाएं, तो मैं कोशिश करता हूं कि लोअर कोर्ट के ऐसे हल्के फुल्के क्षण जो अदालतों में अक्सर आते हैं उनसे आपको रूबरू कराया जाए और बताया जाए। ऐसी चीज़ें जो अदालत ना किसी मीडिया में रिपोर्ट होती हैं, ना कहीं वो सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करें। अब मोहन वर्मा जी ने लिखा कि सीनियर वकीलों के रोचक किस्से और अदालतों के महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत आभार मोहन जी। इसके अलावा बरन कुमार जी ने लिखा है कि सर सेशन कोर्ट के प्रोटोकॉल के बारे में भी बताइए। आई एम एन ट्रेनी एडवोकेट इन सेशंस कोर्ट इन नालंदा इन बिहार शरीफ। बिल्कुल, हम सेशंस कोर्ट के किस्सों के बारे में भी आपको बताते हैं और प्रोटोकॉल्स के जो इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। बालकृष्ण शर्मा ने लिखा, अच्छी जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद। दौलत राम जी लिख रहे हैं, रोचक तथ्य, सहृदय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दौलत राम जी। जय चौधरी एक्सेलेंट। मॉक्सी श्रीकांत देश पांडे इन्होंने लिखा, सेवरल केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट्स, गवर्नमेंट क्या एवरी मंथ पर्टिकुलर नंबर ऑफ केस सॉल्व करने का टारगेट दे सकती है? नहीं, गवर्नमेंट कोर्ट के कामकाज में दखल नहीं दे सकती है और कोर्ट्स अपने आप में स्वच्छंद और स्वतंत्र हैं अपने पेंडेंसी को निपटाने के लिए। और मैं चाह रहा हूं कि मैंने इस बारे में रिसर्च भी किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि देश की अदालतों में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं और कितने वर्षों से पेंडिंग है। कई रोचक जानकारी आपके साथ शेयर करनी है इन मुकदमों की पेंडेंसी के बारे में। 200 साल पुराना मुकदमा, आप सोच सकते हैं अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है।
इस पर भी हम बात करेंगे, और पेंडेंसी के बारे में जो आपकी सलाह है इस पर हम अमल करते हैं और आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। लेकिन उसमें एक मुश्किल ये आती है, मुश्किल तो क्या आती है, ये आंकड़ों का खेल है ना, थोड़ा बोरिंग सा होता है, बहुत ही। लेकिन उन आंकड़ों में से हम कुछ दिलचस्प तथ्य आपके लिए निकाल कर लाते हैं कि अब बताइए कि 30 साल से पुराना, 20 से 30 साल और उससे भी पुराने मुकदमे कितने हैं जो देश की अदालतों में पेंडिंग है। तो आपको भी आश्चर्य होगा कि 30 साल, 15 साल में तो बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा आदमी बूढ़ा होने की ओर आगे बढ़ जाता है, और बूढ़े आदमी तो हो सकता है कि निकल भी लेते हैं। मुद्दा ही मुद्दाला हो सकता है कि जो मेन पिटिशनर होंगे या मेन प्रतिद्वंदी होंगे उनके सामने वो चल भी दिए होंगे, लेकिन मुकदमा चल रहा है। तो चल देना और चलते रहना दोनों में कितना अंतर है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सर जी आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, ये गुलशन ढिल्लों ने लिखा है। गुलशन जी बहुत शुक्रिया। संजय जी ग्रेट जॉब। इसके अलावा आप अच्छा कर रहे हैं सर जी। ये कुलदीप कुमार, अजय शर्मा, दीपक अरोड़ा, इन सारे लोगों ने कार्यक्रम को सराहा है, हम उसके बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और एक किस्सा जो हमने पिछले दिन सुनाया था जिसमें सीनियर एडवोकेट्स कैसे अदालत के सामने उन्होंने बोला कि संविधान के बारे में हमसे ज़्यादा उस पूरी अदालत में कोई नहीं जानता, तो उन्होंने उस पर लिखा है कि हमारे जजेस ऐसे इंसल्ट सुन लेते हैं क्या। इस पे मेरा यही जवाब है कि मैंने 2-3 क्षेत्रों में देखा है कि गुरु शिष्य परंपरा की तरह चलती है। सीनियर्स की बहुत इज्जत होती है और जिनसे सीखा है वो चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन वो अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। संगीत में मैंने देखा है, पहलवानी कुश्ती में देखा है, और ख़ास करके जो सबसे नोबल पेशा है वकालत का, उसमें भी मैंने देखा है। कई ऐसे सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनके जूनियर जज हो गए हैं, उनके सामने जब वो पेश होते हैं तो अव्वल तो पेश नहीं होते चूंकि ये एक एथिक्स है, लेकिन कई बार जब पेश भी होते हैं सीनियर एडवोकेट होने के बाद तो वो माय लॉर्ड कह के संबोधित करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे जजेस जब किसी सार्वजनिक समारोह में आते हैं और अपने सीनियर के सामने जाते हैं, जो उनके सामने अदालत में पेश होते हैं, वकील होते हैं, उनके वो पाँव भी छूते हैं और सबके सामने उनका पाँव छूने में कोई गुरेज नहीं होता। राम जेठमलानी या पीएन लेखी या ऐसे कई ऐसे सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने जितनी उम्र वकालत करते हुए गुजारी है, चूँकि 65 साल की उम्र में जजेस रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और लगभग 65 साल राम जेठमलानी जी ने गाउन पहना था वकालत का। तो आप सोच सकते हैं कि जो 96-97 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह रहा हो, 25 साल की उम्र में जिसने वकालत शुरू कर दी हो, ऐसे अभी भी जस्टिस नारीमन रिटायर हुए, उन्होंने कई ऐसे सीनियर जजेस के नाम लिए और उन्होंने कहा कि हमने उनसे सीखा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उस्ताद वहाँ, ये ठीक है कि बार एंड बेंच का रिश्ता है, बेंच कई बार कह चुकी है कि बार इज मदर ऑफ बेंच, लेकिन उस समय जब सीनियर अगर कुछ कह दे तो गरिमा तो है, लेकिन इसके बावजूद जज तो आखिर कभी वकील ही रहे हैं, इसलिए वो उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं और उनका मान और लिहाज भी किया जाता है। क्योंकि आप अदालत में आप जज और वकील रहने के बावजूद एक उस्ताद और शागिर्द का जो संबंध है उसका एक झीना सा पर्दा, एक झीनी सी मर्यादा, एक लिहाज वहाँ पर भी मौजूद रहता है और दिखता है। यही हमारी परंपरा है, यही हमारा जो अदालतों की एक लेगेसी है, वो लेगेसी यही है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसका पालन करते रहेंगे और जल्दी आपके सामने फिर और किस्सों के साथ, कुछ दिलचस्प जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होगा। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्ते।